शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और मेरे न्यू चैनल हॉरर उर्दू सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर सब्सक्राइब करें। उस पर मैंने एम.ए. राहत का जिन ज़्यादा नावल स्टार्ट किया है, जिसकी सेकंड एपिसोड मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो ज़रूर विज़िट करें और उसको शेयर भी करें। बहुत से लोगों ने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाएं और सब्सक्राइब करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नबीरा ख़ान शेयर कर रही हैं। नबीरा कहती हैं कि आज आपके साथ अपने इन लॉज़ की एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके दादा 3 साल पहले फ़ौत हुए हैं और उनकी जो एज थी 108 बरस थी। उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और कॉर्नर वाला घर था। उनका घर इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने घर के 4 पोर्शन बनाए हुए थे। 3 पोर्शन उन्होंने रेंट आउट किए हुए थे और जो ग्राउंड फ्लोर वाला पोर्शन था उस पर वो खुद रहा करते थे। जिस पोर्शन पर वो नीचे खुद रहते थे उसके ऊपर वाले हिस्से में उनका एक बेटा और बेटी भी रहते थे। बाकी पोर्शन जो थे वो उन्होंने किसी और को रेंट आउट किए हुए थे। दादाजी जो थे वो अकेले रहते थे, उनके साथ कोई भी नहीं रहता था क्योंकि दादाजी अमलियात किया करते थे। हर तरह के अमलियात किया करते थे, अच्छे भी और बुरे भी। उन्होंने जो एक पोर्शन दिया हुआ था वहाँ पर एक अंकल रहते थे। वो जो अंकल थे वो बहुत ज़्यादा अजीब नेचर के थे, ना ज़्यादा घुलने मिलने वाले, ना ही किसी से बात करने वाले, अपने काम से काम रखते थे। बस कभी अगर गुज़र हो जाता था तो दादाजी से सलाम दुआ कर लिया करते थे। इसी तरह से एक दफ़ा वो अंकल दादाजी के पोर्शन के पास से गुज़र रहे थे तो दादाजी से बात करने के लिए आ गए। सलाम दुआ हुआ, हाल चाल पूछा तो उनसे ये कहने लगे, आपके पास अक्सर मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ और कभी कभार बहुत सा शोर शराबा भी सुनता हूँ, आखिर इसकी क्या वजह है? जिस पर दादाजी ने ये कहा कि मैं एक आमिल हूँ और मैं अमलियात करता हूँ। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनके बहुत से काम होते हैं तो वो मैं उनको कर देता हूँ। जिस पर उस शख्स ने ये कहा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है अमल सीखने का, आप मुझे भी कोई अमल सिखा दें, मैं भी अमल सीखना चाहता हूँ, मेरे कब्ज़े में भी कोई जिन वगैरह होगा। जिस पर दादाजी ने ये कहा, मियाँ ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है कि तुमने कह दिया और खा लिया, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी वो शख्स इसरार करने लगा और ये कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे सीखना ही सीखना है, मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ, मुझे ये अमल सीखना है। दादाजी ने कहा, चलो ठीक है, तुम 12 बजे के बाद आना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। वो शख्स दादाजी से इजाज़त लेकर चला गया और इशा के बाद दोबारा उनके पास आया 12 बजने से पहले। दादाजी ने उसे ये कहा कि ये एक पेपर है, इसके ऊपर सारा अमल लिखा हुआ है और ये अमल जो है ये एक चिला है और तुमने 40 दिन करना है। जितनी इसकी तादाद है इसको इतना ही पढ़ना है और इसको फजर से पहले तुमने कंप्लीट करना है। इसमें किसी किस्म का भी गैप नहीं होना चाहिए। वो मखलूक तुम्हें बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिम्मत रखना, अगर तुम हिम्मत वाले हुए तो तुम कर लोगे। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मुझे समझ आ गई है और अब मैं ये अमल कर लूँगा। फिर वो गया और इशा की नमाज़ के बाद उसने तैयारी की। पहले घर गया, इशा की नमाज़ पढ़ी, उस पर्ची को खोलकर देखा तो मजाक उड़ाने लग गया और ये कहने लगा, ऐसे कैसे जन्नात काबू हो सकते हैं, ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं, मैं नहीं मानता इन बातों को। फिर उसने तैयारी की और अमल शुरू कर दिया। जैसे ही उसने वो अमल पढ़ना शुरू किया, एकदम से उसके सहन में वो चाल सा आ गया। उसके सहन का कुछ हिस्सा कच्चा था, जहाँ पर बकरियाँ बांधी हुई थी, वहाँ पर एक टीन का छत भी लगाया हुआ था। वो टीन का छत इस तरह से हिलने लग गया जैसे उसके ऊपर कोई डंडे बरसा रहा है और जो जानवर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था फ़िज़ा में एक कोहराम बर्पा हो गया है और उसके कमरे की लाइट भी ऑफ हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया कि एकदम से ये क्या हो गया है। तकरीबन सारी रात उसके साथ यही काम चलता रहा। जैसे कैसे करके उसने वो रात गुजारी। अगले दिन भागता हुआ दादाजी के पास आया और आकर ये कहने लगा, मुझे माफ़ी ले दें, मुझे माफ़ी ले दें, मेरे से गलती हो गई, मैंने तो आपका मजाक बनाया था,
मैं तो ये सब मजाक में कर रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये सब कुछ हकीकत में भी होता है। मैं तो मान ही नहीं सकता था कि ऐसे भी हो सकता है। मेरी जान बचा दें, वरना वो मखलूक मुझे मार देगी। मुझे नहीं करना कोई भी अमल, ना ही मैं कोई अमल कर सकता हूँ। दादाजी ने ये कहा कि बस इतनी सी ही बात थी, कल तो तुम बड़ी हवाइयों में थे कि मैं अमल करके रहूँगा, अब क्या हुआ? जिस पर वो ये कहने लगा कि मुझे एक बार माफ़ी ले दें, मैं ये अमल नहीं कर सकता, मेरे बस की तो बात ही नहीं है। दादाजी ने ये कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें डराएंगे और तुमने डरना नहीं है, और एक बार अगर अमल शुरू कर लिया तो फिर तुम उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। अब तुम्हें 40 दिन पूरे करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने इस अमल को रोका तो वो चीज़ें तुम्हें नुकसान दे देंगी, इसलिए अब तुम जो मर्ज़ी करो, तुम्हें अमल करना होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें डराएंगे। वो शख्स बहुत ज़्यादा मजबूर था और अपनी हालत पर और अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी था। उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं थी। खैर वो वापस चला गया। दूसरा दिन था, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, काफ़ी दिन गुजर गए। वो शख्स दादाजी के पास नहीं आया। एक दोपहर की बात थी, दादाजी की बेटी और उनका बेटा अपने पोर्शन में खड़े होकर टेरेस पर बातें कर रहे थे। तो एकदम से उनकी बेटी ये कहने लगी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, ये साथ वाले पोर्शन पर ऐसे स्मेल आ रही है जैसे कोई मुर्दा जानवर पड़ा हुआ है। देखो ना भाई, यहाँ पर खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। वो लोग फ़ौरन से नीचे आए और आकर दादाजी को ये बात बताई। दादाजी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को वहम हो रहा होगा। फिर दादाजी को एकदम से ख्याल आया कि इतने दिन हो गए हैं, वो शख्स दोबारा मेरे पास वापस नहीं आया। उसका नाम मुख्तार था। दादाजी फ़ौरन उसके दरवाज़े पर गए, जाकर दस्तक दी तो उसके घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, जैसे कोई मुर्दा जानवर है अंदर। दादाजी ने फ़ौरन से सब लड़कों को आवाज़ें दी, जमा किया, पड़ोसियों को बुलाया और 4 लड़कों से ये कहा कि जाओ इसके घर में कूद कर जाओ और देखो कि इसका घर अंदर से क्यों बंद है और ये इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। जैसे वो लड़के दीवार कूद कर अंदर गए, उन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर रुमाल रखे हुए थे। दरवाज़ा खोला तो वो मुख्तार अंकल की लाश बिल्कुल दरवाजे के पास ही पड़ी हुई थी। उनका जो सर था उनके धड़ से जुदा था और उनका पूरा पेट जो था वो फट गया था। फ़ौरन पुलिस को बुलाया गया। उनकी जो लाश थी वो गल सड़ गई थी, बहुत बुरी हालत थी। सब में बहुत ज़्यादा खौफो हिरास फैल गया। फ़ौरन से उस जगह की सफाई की गई और उस पोर्शन को बंद कर दिया गया। उसके बाद उस पोर्शन पर अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए, क्योंकि उस पोर्शन पर उसने एक चिला शुरू किया था जो पूरा नहीं हुआ था। उस चिले से रिलेटेड जितने भी मखलूक़ात थे, उन्होंने अपना उस पोर्शन के ऊपर बसेरा कर लिया। वहाँ पर अब कोई भी नहीं रह सकता था। दादाजी ने जब अपने अमल के ज़रिए पता लगाया तो दादाजी को पता चला कि ये शख्स चिले के दूसरे दिन ही मार दिया गया था। जिन्नात ने इसको मार दिया था, क्योंकि चिले की हालत से ये उस दायरे से उठकर बाहर भागा था कि मैं घर से बाहर भाग जाऊं। तो उन्होंने इस पर हमला करके इसकी गर्दन जो थी वो तोड़ दी थी और इसके तन से जुदा कर दी थी। दादाजी जब ये बात बताते थे तो वो बहुत ज़्यादा समझाते थे कि कभी भी इस मखलूक़ात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनको कब्ज़े में करने के लिए या आमिल बनने के लिए इंसान को पूरी ज़िंदगी वक्फ करनी पड़ती है, पूरी दुनिया से कट के रहना पड़ता है, तब जाकर वो इस काबिल बनते हैं कि आमिल बन सकें। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। ये एक स्टोरी थी जो नबीरा ख़ान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया नबीरा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सैम खान शेयर कर रहे हैं। सैम कहते हैं, आज आपके साथ मेरे एक दोस्त ने स्टोरी शेयर की है, रियान राजपूत उसका नाम है। उसके मामू की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो लोग सिंध में रहते हैं। सिंध के पास उनका एक गोट है, वहाँ पर रहते हैं। तो मामू जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल में काम करते हैं, तो वापसी पर उनको कभी कभार देर हो जाती है। हस्बे मामूल मामू अपनी जॉब पर ही गए हुए थे। मोमानी ने उनको कॉल करके ये कहा कि बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, इतने दिन से हम लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाया, जब आप वापस आएंगे तो बाहर का खाना लेकर आइएगा। मामू ने कहा कि ठीक है, जब घर आऊँगा तो होटल से खाना लेता आऊँगा। मामू जब अपने काम से फ्री हुए छुट्टी के बाद, तो वो लियारी से एक होटल से उन्होंने खाना पैक करवाया। उसके बाद वो घर की तरफ आ रहे थे। वो अपने बाइक पर थे। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। जैसे ही वो गोट के रास्ते पर आए, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान और वीरान था। अभी वो अपने घर के पास नहीं पहुंचे थे, रास्ते के दरमियान में ही थे। वो क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे पर एक औरत बैठी हुई है और उसने स्याह कलर का अबाया पहना हुआ है और उसके पास एक बच्चा भी है।
उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अबाई के साथ निकाब भी लिया हुआ था। जैसे ही मामू उसको क्रॉस करने लगे, उसने ये कहा कि बात सुने। मामू रुके तो उसने मामू से ये कहा कि हमें सवारी नहीं मिल रही, हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मदद कर दें, हमें थोड़ा सा आगे छोड़ दें। मामू ने जब उसका हुलिया देखा, मामू ने ये कहा कि लग तो मजबूर रही है और छोटा सा बच्चा भी है, मैं भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ, तो चलो इसकी मदद कर देता हूँ। मामू ने इसको ये कहा कि ठीक है, आ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने अपना बच्चा लिया और आकर बाइक पर बैठ गई। अभी बाइक थोड़ा सा ही चला था कि बाइक बहुत ज़्यादा वज़नी हो गया। एकदम से उसने मामू से ये कहा कि आपके पास से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मामू ने ये कहा, मैं तो दिन भर काम काज करता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, मेरे से कैसे अच्छी खुशबू आ सकती है। उसने ये कहा कि मैं आपके कपड़ों की खुशबू की बात नहीं कर रही, आपके खून की खुशबू की बात कर रही हूँ। जब उसने ये लफ्ज़ बोला, मामू बहुत ज़्यादा डर गए। मामू ने पीछे पलट कर देखा तो उनकी कमर के ऊपर खून था और उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, जला हुआ चेहरा था, अबाई से उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा था। मामू उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और बाइक से नीचे उतरे। जैसे ही मामू ने बाइक खड़ा किया, बाइक से उतरे, वो भयानक चेहरे वाली औरत और उसका बच्चा गायब हो चुके थे और फ़िज़ा में एक बहुत डरावना कहका गूंज रहा था। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, फ़ौरन से अपना बाइक लिया और घर पहुँचे। जब घर आए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर पहुंचकर उन्होंने ये बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी अम्मी का ये कहना था, वो एक खबीस चुड़ैल थी जिसने वीरान रास्ते में तुम्हें देखा। मामू की कमर पर बहुत ज़्यादा खून था। जब उन लोगों ने कमीज़ उतार कर देखी तो उनके जिस्म के ऊपर एक चोट का निशान भी था। फिर वो बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद कभी भी देर रात के वो उस रास्ते से वापस नहीं आए। ये एक स्टोरी थी 2008 की, मेरे दोस्त की, जो उसने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सैम खान आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सेंड्रिला शेयर करी है। सेंड्रिला कहती हैं कि आज आपके साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बताई हुई कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो बताती है कि उसके हस्बैंड एक दफ़ा दोपहर का टाइम था तो काम से वापस आ रहे थे। जिस रास्ते से वो गुज़र कर आ रहे थे उस रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता था। शिकर दोपहर थी, दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की ज़ात थी। वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास से गुज़रे, घर आ गए। जब घर आए उनकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हुई हुई थी और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग गए। उनको घर के जगह जगह पर कोने में अजीबोगरीब मखलूक़ात नज़र आने लग गई। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। वो बार बार ये कह रहे थे कि मुझे बार बार घर के हर हिस्से में डरावने चेहरे वाली मखलूक़ात नज़र आ रही है। कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे कद वाली कोई औरत मेरे सामने आ जाती है घर के किसी कोने में, कभी ऐसा लग रहा है कि मैं खौफनाक चेहरे वाले बच्चों को देख रहा हूँ, कभी कोई शख्स नज़र आ जाता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वो इतने खौफज़दा हुए कि अपनी अम्मी के पास से उठते ही नहीं थे। 7 दिन लगातार उनकी ये हालत रही। ना वो सो सकते थे, ना ही आंखें बंद कर सकते थे। बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाया, मुख्तलिफ़ पीरों फ़कीरों के पास भी लेकर गए। उसके बाद एक आमिल का पता चला, उनके पास लेकर गए। उन्होंने जब दम किया, तावीज़ दिए, तो तब जाकर उनकी कुछ हालत संभलने लग गई। उनका ये कहना था कि कभी भी गर्मी के मौसम में कब्रिस्तान के पास से मत गुजरें, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त जिन्नात हाजिर हुए हुए होते हैं, तो किसी भी इंसान को असर कर सकते हैं, किसी भी इंसान को उनका साया हो सकता है। इसलिए अपनी हिफाजत करें। ये एक स्टोरी थी जो सेंड्रिला ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सेंड्रिला आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा सुहेल शेयर कर रही हैं। सीमा कहती हैं, आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले मुझे इस स्टोरी का पता चला था। हम लोगों के नाना जी के पास एक शख्स आता था। वो जो अंकल थे एक आमिल थे। आज से 35 साल पहले उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म हुआ करता था। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने हम लोगों के नाना जी के घर में भी कुछ इलाज वगैरह किए थे, तो वो नाना जी से मिलने आए हुए थे। तो हम लोग भी उनके पास ही बैठे थे। उन आमिल साहब को ढूंढते ढूंढते एक शख्स वहाँ पर आया और आकर ये कहने लगा कि आपने मेरे घर में अजीबोगरीब ही काम कर दिया है। जिस पर वो आमिल ये कहने लगे कि आखिर क्या हुआ है। उसने ये कहा कि मैंने आपसे अपना इलाज करवाया था और अपने घर में हिसार बंधवाया था। उसके बाद मेरे साथ तो अजीब ही काम होने लगे हैं। मैं ऑफिस से वापस अपने घर गया। जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रही है। मैंने उसको आवाज़ें दी तो उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जिस कमरे में गई उस कमरे की लाइट ऑफ थी। जब उसके पीछे मैं उस कमरे में गया, मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जबकि दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं भागता हुआ दूसरे कमरे में आया तो मेरी बीवी वहाँ पर बैठकर टीवी देख रही थी। आखिर ये क्या माजरा है, मेरे साथ ये क्या काम शुरू हो गया है। हूबहू उसने वही लिबास पहना हुआ था
जो मेरी बीवी ने पहना हुआ था, फिर वो कौन थी जो इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई। आपने सारा अमल ख़राब कर दिया है, आपने उस मखलूक को हमारे घर में हिसार करके रख दिया है। उसके बाद हम लोगों का यकीन भी उनसे उठ गया और उसके बाद हमने कभी भी उनसे कोई काम नहीं करवाया। इसी तरह से एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोगों के घर से थोड़े ही दूर एक अंकल रहते हैं, पटवारी अंकल का घर है। उनके घर के सामने एक हिंदू है, उनका घर है, लेकिन उस घर को रेंट पर एक मुस्लिम माँ बेटा ने रेंट पर लिया हुआ है और वो लोग रहते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो दोनों माँ बेटा जो थे वो अपने गांव में गए हुए थे, तो पटवारी अंकल के घर उनके लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आई जिस पर उनको ये कहा गया कि सामने वाले घर में से सलीम को बुला दें। तो जो पटवारी अंकल थे उन्होंने ये समझा कि हो सकता है सलीम और उसकी अम्मी वापस आ गए हों। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ बिट्टू, सामने वाले घर में से जाकर सलीम को बुला कर लाओ, उनके लिए कॉल आई है। बिट्टू ने ये कहा कि हो सकता है वो लोग शादी से वापस आ गए हों। बिट्टू जैसे ही अपने घर से निकला तो सामने ही बिल्कुल उनका घर था जहाँ पर वो सलीम अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और आधा बंद था। बिट्टू ने पहले बाहर खड़े होकर आवाज़ें दी कि सलीम को भेज दें, सलीम के लिए कॉल आई है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मजबूरन बिट्टू ने जब झांक कर अंदर देखा तो उनके कमरे के बेड के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ था। बिट्टू ने उनको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम के बाद बिट्टू ने ये कहा कि आंटी सलीम कहाँ पर है, सलीम के लिए एक कॉल आई है और अभी 10 मिनट के बाद वापस कॉल आएगी, सलीम को भेज दें। फिर उन आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कहीं सलीम नज़र आ रहा था। बिट्टू को थोड़ा सा तजस्सुस होने लग गया कि ये ठीक तो है, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, और मुझे देखकर इन्होंने अपना चेहरा भी छुपा लिया है। बिट्टू जैसे ही आगे गया, बिट्टू ने अपने हाथ के साथ उनका दुपट्टा हटाया तो वो बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाली कोई औरत थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, ज़ुबान मुंह से बाहर थी और बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी। बिट्टू ने जब उसको देखा, चीखें मारता हुआ वहाँ से वापस भागा, अपने घर के दरवाजे पर आया, गिरा और बेहोश हो गया। जब उसके अब्बू पटवारी अंकल ने देखा कि बिट्टू को क्या हो गया है, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि ये बेहोश होकर गिर गया, उसको उठाकर अंदर लेकर आए। उसे होश नहीं आ रहा था। तेज़ी से भागते हुए उन लोगों के घर गए कि जाकर पता करता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके घर के ऊपर ताला लगा हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वापस आए, बिट्टू की कुछ हालत नॉर्मल हुई, उसे होश आया तो बिट्टू ने सारी बात बताई। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि अगर वो लोग वापस नहीं आए थे तो फिर वो कौन थी जो बेड के ऊपर बैठी थी। फ़ौरन से बिट्टू को लेकर एक आमिल साहब के पास गए। जब आमिल ने पढ़ाई की तो आमिल ने यह कहा कि आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपका बेटा सलाम करने की वजह से बच गया है। उस जगह पर जन्नात थे और जो इंसान सलाम करता है वो वैसे ही अल्लाह की तरफ से सलामती में आ जाता है, इसलिए वो जन्नात इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है, अगर ये उसको सलाम ना करता तो शायद वो इसको ज़िंदा ही ना छोड़ती। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और जब वो वापस आए तो फिर सलीम और उसकी अम्मी को भी ये बात बता दी गई कि तुम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा सख्त जिन्नात के असरात हैं। ये 2 स्टोरीज़ थी जो सीमा सुहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ यूके के एक टैक्सी ड्राइवर की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं कैब ड्राइवर था, अच्छा खासा मेरा काम था। दिन भर मैं शिफ्ट लगाता था और रात को जाकर घर सो जाया करता था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया, दिन के टाइम तो और भी बहुत से ड्राइवर्स मिल जाते हैं, कोशिश किया करो कि दिन के टाइम आराम किया करो और नाइट शिफ्ट में ड्यूटी दिया करो। वैसे भी आगे से क्रिसमस स्टार्ट हो रहा है तो रात के टाइम कोई भी ड्राइवर नहीं मिलता, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो कहता है कि मेरे जहन में थोड़ा सा लालच आ गया और मैंने भी यही सोचा कि चलो अब से मैं रात के टाइम काम करूँगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं रात के टाइम अपनी ड्यूटी पर था, तभी मुझे कॉल आई, मुझे किसी ने बुक किया और एड्रेस बता दिया। मैं वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखता हूँ, एक घर था, उस घर में से एक औरत निकली। उसने स्याह कलर का लिबास पहना हुआ था, उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। मैंने उसे ये कहा कि लाएं आपकी शॉपिंग बैग्स जो हैं मैं कार बूट में रख देता हूँ, जिस पर उसने ये कहा, गुस्से से देखकर कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एड्रेस लो और इस एड्रेस पर मुझे पहुंचा दो। जो एड्रेस उसने मुझे दिया वो एक फार्म हाउस था और आबादी से खासा दूर था। पहले ही रात थी, क्रिसमस था, बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और बर्फ़बारी भी थी। खैर जैसे कैसे करके मैं उस फार्म हाउस पर पहुंचा, उस औरत को उतारा तो उस औरत ने ये कहा कि यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी लाकर तुम्हारा जो कैब रेंट है वो अभी देती हूँ। मैंने उसे ये कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो सारे शॉपिंग बैग लेकर उस फार्म हाउस के अंदर चली गई। उसको गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। जब मैंने देखा कि अब तो आधा घंटा गुजर गया और ये औरत वापस नहीं आई तो क्यों ना चाहकर मैं खुद ही इससे पैसे मांग लेता हूँ।
जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, उस ठठराती सर्दी में मैं फार्म हाउस के अंदर गया तो वहाँ पर एक दिल दहला देने वाला सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर लाइटें भी ऑफ थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ना कोई लाइट जल रही है, ना कोई रोशनी है। वो औरत तो यहीं पर आई थी, आखिर वो कहाँ पर गई? खैर, उस औरत को ढूंढता ढूंढता मैं उस फार्म हाउस की बैक साइड पर चला गया। जब मैं फार्म हाउस की बैक साइड पर जा रहा था, मुझे उस तरफ से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है। साथ ही उसके रोने की आवाज़ें शुरू हो गई। उसके रोने के साथ साथ कुछ और आवाज़ें भी थी। ऐसा लग रहा था कि जो आवाज़ें वो निकाल रही है वैसे ही कुछ आवाज़ें और भी हैं, यानी वो औरतें कुछ ज़्यादा ही थीं। अब मैं बहुत डर गया कि ये क्या माजरा है, आखिर मैं किस जगह पर फंस गया हूँ। डरते डरते मैं उन आवाज़ों के तक़्क़ुब में बिल्कुल फार्म हाउस की बैक साइड पर चला गया। तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा 4 से 5 औरतें ज़मीन पर बैठी हुई थीं और वो जो सारी औरतें थीं आसमान की तरफ मुंह करके कुछ डरावनी आवाज़ें निकाल रही थीं। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने थे, उनके हाथ खून से भरे हुए थे और उनके आगे इस तरह से कच्चा गोश्त रखा हुआ था जैसे उसको नोच नोच कर वो खा रही थीं। इतने डरावने चेहरे वाली औरतें मैंने कभी नहीं देखी। उनको देखने की देर थी, मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं फ़ौरन से अपनी गाड़ी में आया और जैसे कैसे करके मैं वहाँ से निकला और फ़ौरन से अपने ऑफ़िस वापस पहुँचा। वहाँ पर जाकर मैंने ये सारी बात बताई। वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसका ये कहना था कि वो कोई आम औरत नहीं थी, औरत के रूप में कोई चुड़ैल थी जो रात के टाइम उस जगह पर गई थी और वहाँ पर वो दूसरी चुड़ैलों के साथ मिलकर अपने अमल को पूरा कर रही थी और ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसने तुम्हें नहीं देखा, अगर वो औरत तुम्हें देख लेती तो तुम्हें भी ज़िंदा निकल लेती। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उसके बाद कभी भी मैंने नाइट शिफ्ट में ड्यूटी नहीं की। मेरे लिए डे शिफ्ट की ड्यूटी ही बेस्ट थी। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshinwirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, अभी जाकर हॉरर उर्दू सेंटर पर जिनज़दा की 2nd एपिसोड को एंजॉय करें। बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, समर स्पेशल नावल है, समर स्पेशल हॉरर नावल है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे उस चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए ही मैंने वो चैनल स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए जो मुझे बार बार नावल के लिए बोलते थे। अब आपके लिए डे में 6 बजे नावल की एपिसोड आया करेगी और रात 8 से 9 बजे के दरमियान मेरे रेगुलर चैनल पर मेरी हॉरर स्टोरीज़ आया करेंगी। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। उनके चैनल की स्टोरीज़ भी आपको बहुत पसंद आएंगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।